हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आपको पता है यार, जेईई मेन और नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जैसे जैसे एग्जाम पास आता है, कहीं ना कहीं हमें अपनी जो पढ़ाई है, जो मेथड ऑफ स्टडी है, वो काफी इफेक्टिव और स्मार्ट करनी होती है। देखो, अगर हम मेथड स्मार्ट नहीं करेंगे, इफेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे, तो हमेशा ऐसा लगेगा कि बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, और एक कंफ्यूजन का स्टेट हमेशा बना रहेगा। तो मैं आपके लिए लाया हूं एक नई सीरीज, रिवीजन चेकलिस्ट सीरीज। काफी बच्चों ने सीरीज की पहले मांग की थी, लेकिन क्योंकि टाइम अलाउ नहीं कर रहा था तो मैं इसको बना नहीं पा रहा था। बट अब मैं सीरीज को आपके लिए बना रहा हूं, जहां पे हम विद इन 15 to 20 मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्विक वे में चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज करेंगे विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत से ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो आपने नहीं देखे होते हैं, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं उनसे क्वेश्चंस। वो हम सारे कवर करेंगे। एंड देन मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज मैंने स्टडी किए हैं, और कौन से क्वेश्चंस और पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिए बता दिए हैं। और उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी एंड में दिए हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हर चैप्टर को आप विद इन 1 डे और लेट से विद इन फ्यू आवर्स खत्म कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप मुझे नहीं जानते तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज अक्षय। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। पिछले 7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, और सीबीएसई क्लास वीडियोस पे आई एम द हेड एजुकेटर फॉर फिजिक्स डिपार्टमेंट एज वेल एज ऑन द जेईई चैनल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम वर्क पावर एनर्जी की बात करें, तो यार वर्क पावर एनर्जी बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, लेकिन काफी बच्चों को उसमें काफी प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए क्योंकि आपका लिंक नहीं बन पाता। तो हम एक लिंक बनाने की पूरी कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। तो अगर आप फोर्स कभी भी किसी बॉडी पे लगाते हैं तो आपको पता है भाई वो डिस्प्लेस करती है। अगर मैं एक जनरल इलस्ट्रेशन आपको दिखाऊं कि भाई यहाँ पे एक पाथ है जिसपे कोई बॉडी चल रही है, मान लीजिए, ठीक है ना, और आप क्या करते हैं, उस पर एक फोर्स लगाते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। फोर्स का एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा, फोर्स का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। एंड एक्चुअली में अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो भी देखिए एक तरीके से इंस्टेंटली टेंजेंट की तरफ हो रही है। मतलब जो फोर्स हमारे काम का है वो क्या है, टेंजेंशियल फोर्स। नॉर्मल फोर्स किसी काम का नहीं है। इसी फोर्स को अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाता है वर्क। लेकिन क्योंकि जनरली हमेशा फोर्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स नहीं होता, इसलिए आपका जो फॉर्मूला बनता है वो डॉट प्रोडक्ट के साथ बनता है। और जनरली फॉर्मूला क्या बनता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। इंटीग्रेशन क्यों लगा यहां पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में जो फोर्स है वो वेरिएबल दिया जाता है, तो आपको स्मॉल स्मॉल इंटरवल में उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड देन लार्ज लेवल पे, लार्ज डिफरेंस में, लार्ज इंटरवल में उसे इंटीग्रेट करके आंसर निकालना पड़ेगा। अगर हम कांस्टेंट फोर्स की बात करें तो यही फॉर्मूला हमारा एफ डॉट एस में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे एफ डॉट एस को हम खोल सकते हैं एफ एस कॉस थीटा में। लेकिन इन सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं आज, वो है वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। क्योंकि देखिए यही बेसिक कॉन्सेप्ट था। वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं देखा है आज तक तो आज देख लीजिए। और अभी आप देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, इवन जेईई एडवांस के क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम बड़ी सिंपल सी थ्योरम है जो ये कहती है कि जो नेटवर्क होता है वो सारा का सारा किसको चेंज करता है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। सर नेटवर्क का मतलब जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका वर्क आप ऐड कर दीजिए। जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका वर्क आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। सर कौन कौन से फोर्सेस होते हैं देखिए। तो एक तो आपके पास होता है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ऐसे सारे फोर्स जिनका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता उनको हम कंजर्वेटिव कहते हैं। मैं भी आगे बताऊंगा आपको एग्जांपल के साथ। तो याद रखिए कंजर्वेटिव में चारों फोर्स लार्जली आते हैं। नॉन कंजर्वेटिव में सारे के सारे फ्रिक्शनल फोर्सेस आ जाते हैं। एक्सटर्नल में आपके जो भी एक्सटर्नल सिस्टम से या सिस्टम के बाहर से आप लगा रहे हैं उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स, वो भी यहाँ पे लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक बॉडी है और उस पर mg लग रहा है, वो क्योंकि अर्थ लगा रही है, एक दूसरी बॉडी उस पर लगा रही है, इसलिए हम उसको एक्सटर्नल फोर्स कंसिडर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए। तो उन सारे फोर्सेस के वर्क को आपको ऐड करना है, और वो सारे किसको चेंज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेंगे, ये याद रखना है। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं सेकंड, इसके वेक्टर फॉर्म की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। जब आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाता है और अगर वो भी वेरिएबल दिया है तो आप dr वेक्टर क्या रखेंगे, क्योंकि dr वेक्टर में तो x और y और z कहीं नहीं दिख रहा।
तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है कि डी वेक्टर को हम रखेंगे dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, सो दैट जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए इसका इससे डॉट करेंगे तो fx dx बन जाएगा, इसका इससे करेंगे fy dy बन जाएगा, इसका इससे करेंगे fz dz बन जाएगा, और हम इंडिविजुअली इनको इंटीग्रेट फिर कर पाएंगे फ्रॉम द लिमिट 1 टू लिमिट 2, है ना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट है कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जैसे इस इलस्ट्रेशन से समझते हैं हम, मान लीजिए ए पॉइंट से सी पॉइंट तक हम जाते हैं, अगर हमें इसे बॉडी को ए पॉइंट से सी पॉइंट पे ले जाना है एक फोर्स अप्लाई करके, लेकिन जो इसके कंजर्वेटिव फोर्सेस है अगर हम उनको उनका वर्क निकालना चाहते हैं तो एग्जैक्टली क्या होगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर मैं एक ऐसे फोर्स का वर्क निकाल रहा हूं जिसका वर्क इस पाथ से या फिर इस पाथ से सेम आ जाता है, तो वही जो फोर्सेस होते हैं उनको हम कंजर्वेटिव कहते हैं। मतलब ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क भाई पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, वो किसी भी पाथ से लाने पे सेम आता है, उनको हम कंजर्वेटिव कहते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है, मैग्नेटिक हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, और आपका स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो सारे फोर्सेस जिनका वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आ जाए वो कंजर्वेटिव है। ये वेरीफाई करने को भी आ सकता है, तो अलग अलग पाथ लेके इंटीग्रेट करना, आंसर सेम हो जाए, कंजर्वेटिव आंसर है। अब वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी का लार्जली मतलब होता है जब भी शेप साइज या पोजीशन चेंज हो तो पोटेंशियल एनर्जी आती है। लेकिन सर ये कौन से वर्क के कारण आती है, कौन से फोर्स के कारण आती है? तो याद रखिएगा जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनका जो वर्क आता है, जो मैंने 4 कंजर्वेटिव फोर्स बताए उनका जो वर्क आता है, वो वर्क जो है वो किस में जाता है, वो आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के पास मूव करते हैं तो हमने रेफरेंस ऐसा सेट किया होता है कि हम मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और जब हम दूर जाते हैं तो हम मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जैसे आपने देखा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, अगर हम ऊपर जाते हैं तो हम कहते हैं पॉजिटिव mgh, अगर हम नीचे आते हैं तो हम कहते हैं उतना कम होते जाता है। ठीक है, नाउ देयर इज दिस कॉन्सेप्ट जो जेई मेन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन नीट के अच्छे रैंकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर मैं देखूं, मैं यहां पे अगर वर्क को एफ डॉट डी आर रख दूं और एफ की वैल्यू में निकाल लूं डी यू बाई डी आर माइनस डी यू बाई डी आर, तो यहां से बहुत यूनिक चीज समझ आती है। वो क्या है यूनिक चीज? अगर मैं केस कंसिडर करूं जहां मैंने फोर्स को जीरो ले लिया है, मतलब कि बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, तो इस U और R कर्व में मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि वो कौन से पॉइंट है जहां बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, और क्या बॉडी का हमेशा इक्विलिब्रियम सेम होता है? देखिए, तो हमें क्या समझ आ रहा है, अगर F इक्वल टू जीरो है तो देखिए डी यू बाई डी आर भी जीरो होगा, क्योंकि फॉर्मूला कहता ही है F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। इससे हमें यह समझ आ रहा है कि U और R कर्व में जो स्लोप होगा, U और R कर्व में जो स्लोप होगा वो जीरो आना चाहिए, मतलब कि जो आपकी टेंजेंट होनी चाहिए वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए। तो ये तो तभी होता है जब या तो यू मैक्सिमा हो या तो यू मिनिमा हो। अब बात आती है सर यू मैक्सिमा और मिनिमा में से कहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे और कहां पे अनस्टेबल? बहुत सिंपल है। अगर आप यू के इस वाले पार्ट को देखें जहां पे मैंने अभी बता रखा है आपको, मैंने बताया है आपको कि मिनिमम जहां भी यू आता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी होता है। लेकिन सर हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत सिंपल है। अगर आपका जो आपने स्लोप निकाला हुआ है, डी यू बाई डी आर निकाला हुआ है, उसको डबल डिफरेंशिएट करिए। जैसे आप उसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। फिर से सुनिएगा, अगर डबल डिफरेंशिएशन मतलब इसका भी अगर आप स्लोप निकालते हैं, तो u वर्सेस x का जो स्लोप है अगर आप उसका भी डिफरेंस लेते हैं, तो वो अगर पॉजिटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, और अगर वो नेगेटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। ये आपको डिफरेंशिएट करके पता चलेगा। तो u को एक बार डिफरेंशिएट करना, इक्वल टू जीरो रखना, कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे, फिर u उस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करना, उन पॉइंट्स को उसमें पुट करना, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और अगर वो नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। जहां पे वो मिनिमा होगा वहां पे आप कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहां वो मैक्सिमा होगा वहां पे आप कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बाकी इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर इस सरफेस में यहां बॉल रखूंगा तो क्या वो रुकेगी? नहीं सर, वो या तो यहां गिर जाएगी यहां गिर जाएगी। लेकिन क्या वो यहां रुकेगी? जी सर, यहां ले जाएंगे तो भी वापस आएगी, यहां ले जाएंगे तो भी वापस आएगी, अपने इनिशियल पॉइंट के पास वापस जहां पे बॉडी आना चाहे वही उसका इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन स्टेबल। ठीक है, चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ।
काफी बार इससे क्वेश्चन आता है, तो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है ना, अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और अगर हम उसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं, तो हम देखेंगे जो ग्राफ से एरिया आ रहा है वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस आता है, और अभी हमने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस वर्क डन भी आता है। ये हुआ इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व देता है, और ये रहा इसका फिजिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन वर्क भी देता है। तो आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के एरिया से वर्क निकाल सकते हैं। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। किन किन चैप्टर्स में जरूरी है आप देखेंगे, मैकेनिक्स में तो यूज होता ही होता है, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत यूज होता है जब आप पीवी कर्व बनाते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। जब मैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर बनाऊंगा तब आपको ये बात बताऊंगा। अब लास्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स में आता है एक कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहले तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ टू एनर्जीज जो कोई भी मशीन पोजेस करती है। वो कौन कौन सी है? वो है काइनेटिक और पोटेंशियल। ठीक है, जो भी एनर्जी बॉडी के मीडियम के साथ आती है या बॉडी के अंदर आती है, वो बॉडीज, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें से काइनेटिक बॉडी के पास आती है, पोटेंशियल सिस्टम के पास आती है। बट आपको बस इतना याद रखना है कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी, अज्यूमिंग देयर इज नो हीट लॉस। तो अगर हीट लॉस नहीं है तो ऑब्वियसली बात है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो जीरो है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स से हीट आती है। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लगा सकते हैं? जब एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो हो। ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी सिचुएशन जब हो तब आप क्वेश्चन में देखेंगे लिखा होगा आइसोलेटेड सिस्टम, तो जैसे ही आइसोलेटेड लिखा हो आप समझ जाना वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। जैसे कि एक बॉल का बॉल से कोलिजन, उसमें आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, और उसमें तो पोटेंशियल भी चेंज नहीं होती, इसलिए आप काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगा देते हैं। आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ रोल किया, कहां पे रोल किया? किसी इंक्लाइन प्लेन पे रोल किया, तो जब आप उसको एनर्जी देंगे तो इनिशियल कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। लेकिन अगर वहां पे फ्रिक्शन है, लेकिन रोलिंग में फ्रिक्शन का वर्क जीरो होता है, तो आप देखेंगे वो सारी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब मैं इन सारे चैप्टर्स को कवर करूंगा तो बहुत अच्छे तरीके से इनको कनेक्ट भी करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर मेरा आइसोलेटेड सिस्टम है तो एक्सटर्नल वर्क जीरो, नॉन कंजर्वेटिव जीरो, तो सिर्फ कंजर्वेटिव मेरा हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और मुझे पता है कंजर्वेटिव का आंसर माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आता है, जो मैंने पीछे आपको बताया था, आपको नोट कर लेना चाहिए। इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा? चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल आ जाएगा, ऐसे ये फाइनल माइनस इनिशियल आ जाएगा। एंड देन आप देखेंगे जब हम इनको एक तरफ सेपरेट करेंगे तो पोटेंशियल और काइनेटिक एक तरफ आ जाएंगे, पोटेंशियल और काइनेटिक एक तरफ आ जाएंगे, एंड दिस इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज। इससे आप मान लीजिए एक क्वेश्चन श्योर होता है जेईई मेन में, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन है, वो आपको ट्राई करना है, उसके सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। अब ये है वो बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन जो मैं आपको दिखाना चाहता था, जो काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्या करने में, ग्रो करने में। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक ही क्वेश्चन में। क्या है यहाँ पे? एक ओ पॉइंट है और एक ये आपका क्वाड्रेंट के शेप में एक आर्क है ना, आपका ये पाथ है, जहां पे आप इस मास m को ले जा रहे हैं फोर्स F लगा के। आप तीन तरीके से ले जा रहे हैं। एक बार जब F बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल रहता है वो हमेशा। एक बार ये हमेशा बी की तरफ रहता है, मतलब जब ये यहां पहुंचता है तो ये ऐसा हो जाता है, या फिर यहां पहुंचता है तो ये और ऐसा घूमते जाता है, हमेशा बी को पॉइंट करता है। और एक ये हमेशा अलोंग टेंजेंट होता है, ये टेंजेंट के साथ चेंज हो रहा होता है। तो बताइए, वीडियो को पॉज करिए, इनके पहले आंसर कमेंट डाउन करिए और फिर इनके आंसर देखिएगा मैंने क्या बताया और क्या आपके आंसर मैच कर रहे हैं। तो कमेंट डाउन बिलो एंड देन चेक द आंसर। तो आई होप आपने सॉल्व किया होगा। और अब मैं इसके आंसर लिखता हूं। देखिए मैं कितनी जल्दी आंसर लिखूंगा, क्या आपने इतनी जल्दी लिख पाए थे? पहले का आंसर आएगा F इंटू ओ बी। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं डिस्टेंस r, इसको हम ले लेते हैं डिस्टेंस x ले लेते हैं, और इसको भी x ले लेते हैं क्योंकि क्वाड्रेंट है। तो पहले का आंसर आएगा f इंटू एक्स, दूसरे का आंसर आएगा f इंटू रूट टू एक्स, और तीसरे का आंसर आएगा f इंटू पाई एक्स बाय टू। किस किस का इतनी तेजी से आंसर आया था पहले मुझे बताइए, और फिर मैं आपको सिखाता हूं कि मैंने जो आपको मेथड सिखाई थी उससे बेस्ट कोई मेथड नहीं है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। आप सोचिए, जब मेरा फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो मुझे सिर्फ किस डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट लेने की जरूरत है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट लेने की जरूरत है। तो मैं अगर यहां से यहां पहुंचा हूं तो हॉरिजॉन्टल मैंने सिर्फ इतना मूव किया है जो कि है एक्स।
अगर मेरा फोर्स हमेशा बी की तरफ है तो मैं सीधे इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ एक फाइनल वेक्टर बना सकता हूं जो ए से बी की तरफ है, और मैं सीधे इस चीज को निकाल सकता हूं जो कितना आएगा, जो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज रूट टू एक्स। और अगर मेरा फोर्स हमेशा टेंजेंशियल है तो मुझे टेंजेंशियली डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी चाहिए। मतलब ये बड़ा प्यारा आपका एग्जाम्पल है जहां पे आप देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप देखिए सेम है, क्योंकि हमें टेंजेंशियली ही लेना है, और टेंजेंशियली जो डिस्टेंस है वो भी है 2 पाई r/2, दैट इज सॉरी यस 2 पाई r/2, दैट इज 2 पाई r/4, दैट इज पाई r/2, और इवन द डिस्प्लेसमेंट इज पाई r/2 क्योंकि हमें अलोंग द फोर्स की डिस्प्लेसमेंट लेनी है। तो ये तीनों मुझे बताइएगा कि जब आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया मेरी मेथड से, तो क्या आपको आसानी हुई समझने में, और क्या आपको और क्लैरिटी बढ़ी कि अच्छा सीधे फोर्स लेना है और उसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट लेके मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ मिसलेनियस एडिशनल फॉर्मूलों की तरफ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आ जाते हैं और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं। पहला तो है पावर का फॉर्मूला। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितने टाइम में कितना वर्क हुआ। सिंपल सा फॉर्मूला है dw/dt, या वर्क डन अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। ये मैंने इंस्टेंटेनियस पावर लिखी है, ऑब्वियसली बात है ये क्या होगी, इंस्टेंटेनियस पावर होगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं dw की वैल्यू f.dr लिखता हूं तो dr यहां डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो ये भी एक फॉर्मूला आता है। ये कब आएगा? जब आपकी कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रही होगी। अब आप बोलेंगे सर कांस्टेंट वेलोसिटी पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होगा। नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब फोर्स जो हमारा इंजन का फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, जो कि दूसरे फोर्सेस है जो कार को रोकना चाहते हैं। तो हम इंजन का वर्क निकाल रहे होते हैं, इंजन की पावर निकाल रहे होते हैं, ना कि नेट वर्क निकाल रहे होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है एग्जाम में। एडिशनल फॉर्मूले क्या है? काइनेटिक एनर्जी का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो हमने मोमेंटम के टर्म्स में बनाया है, दैट इज p²/2m। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपके पता है कौन से क्वेश्चन आएंगे। यहां से आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन। तो जिनको मैंने यहाँ पे बता भी दिया है, आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए कुछ चीजें पुट भी करी है यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए बहुत स्मॉल चेंज की कोई बात करे, आपसे बोले मैंने 3% मोमेंटम में चेंज किया, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा। तो आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पावर सामने आ जाएगी इनटू मोमेंटम का चेंज प्लस ट्वाइस ऑफ, सॉरी यहां पे ट्वाइस नहीं आएगा, प्लस डेल्टा एम बाई डेल्टा एम बाई एम, दैट इज मास का चेंज। 99.9% केसेस में ये हमेशा जीरो होगा बच्चों, और याद रखिए कोफिशिएंट का कोई यहाँ पे रोल नहीं होता। परसेंटेज आएगा तो यहाँ पे इंटू 100 भी करके परसेंटेज भी हम कर सकते हैं, सारों में इंटू 100 मल्टीप्लाई करके। Also potential energy of gravity, that is change in potential energy of the gravity, gain in potential energy of the gravity from one reference point to another is mgh। याद रखिएगा यहां पे ये आपका P1 पॉइंट है, ये आपका P2 पॉइंट है, और इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों के बीच की अगर हाइट h है तो डेल्टा P, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू रेफरेंस पॉइंट्स इज इक्वल टू mgh। मैक्सिमम केसेस में हम क्या करते हैं, इसको हम जीरो मान लेते हैं, इसलिए हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh आ जाता है। लेकिन अच्छे क्वेश्चंस में बोल सकता है यहाँ पे 3 जूल है, और यहां से यहां में कितना आया, मान लीजिए 5 जूल, तो एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल पॉइंट कितनी हो जाएगी, 8 जूल। ये आपको याद रखनी है। तो यहां पे हमारे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले खत्म होते हैं। अब मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट टाइप, और इन इंपॉर्टेंट टाइप्स के अलावा अगर आप ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं तो कुछ मत करिएगा, लेकिन अगर आप एक टॉपर हैं या फिर एक अच्छी प्रिपरेशन लेवल पे हैं तो डेफिनेटली ये टाइप्स तो आपको टिक करके जाने ही हैं, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस और आप देखेंगे एफिशिएंसी और आप देखेंगे जो कॉन्फिडेंस होगा पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम, वो बार बार नोटिस आप करना अपने सैंपल पेपर अटेम्प्ट में कि यही टाइप्स रिपीट हो रहे हैं। दैट विल गिव यू बूस्ट टू योर मोरल एंड विल गिव यू डेफिनेटली फ्यू मार्क्स एक्स्ट्रा, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है तो हम बेटर भी परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला टाइप क्या है? सबसे पहला टाइप बड़ा सिंपल है, दैट इज फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, कैलकुलेट वर्क करना है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा है बॉडी को ड्रॉप करेंगे और वो कोलाइड करेगी, इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन इसमें आ जाएगा, जो मैं अगेन कवर करूंगा कोलिजन में। वहां पे यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज होता है, वो क्वेश्चन बहुत आता है। फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक्सेट्रा इन विच वेज प्रॉब्लम, तो वेज दिया होगा, बॉडी को ऊपर नीचे ले जा रहे होंगे, वहां पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछेंगे वो खासकर आपसे, तो वहां पे डायरेक्शन चेंज होता है बेटा,
ऊपर जाते हैं तो फ्रिक्शन नीचे लगता है और नीचे आते हैं तो फ्रिक्शन ऊपर लगता है। दोनों वे में जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता है, तो वो वहां पे आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। एंड लास्ट जो टाइप, काफी इंपॉर्टेंट टाइप जो मुझे लगता है, वो है F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स वाला। ठीक है, फिर एक और इंपॉर्टेंट टाइप है जो आप यहां पे नोट डाउन कर सकते हैं, टाइप 5, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। मैंने इसको इसलिए एंड के लिए रखा था सो दैट मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाऊं कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने वाला हूं, वहां से आपको क्लियर होगा कि हाँ सर सही कह रहे थे। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, 2021 1 सितंबर शिफ्ट का क्वेश्चन है। इंजन इज अटैच्ड टू अ वैगन थ्रू अ शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लेंथ इतना, द सिस्टम ऑफ टोटल मास इतना, स्पीड दे रखी है, ब्रेक अप्लाई की है, द प्रोसेस ऑफ द सिस्टम बीइंग ब्रॉट टू रेस्ट by the shock absorber gets compressed by this much if 90% of energy of the wagon is lost due to friction। देखिए फ्रिक्शन भी है, स्प्रिंग टाइप की एनर्जी भी दिख रही है, हमारा एक्सटर्नल फोर्स कुछ दिख नहीं रहा है अभी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि वो नीचे लगेगा और ये राइट में जा रही होगी। तो आप इसको सॉल्व करिएगा आराम से, देखिएगा, मैं हिंट दे देता हूं, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से हो जाएगा। आप सॉल्व करके देखिए, इसके सॉल्यूशन और आंसर जब आप हमारी ऐप पे जाके इसके नोट डाउनलोड करेंगे ना, पीडीएफ, तो वहां पे आपको इसके रिटर्न सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। ठीक है, बाद में कभी मौका मिलेगा तो इन क्वेश्चंस को मैं अलग से डिस्कस भी कर दूंगा, लेकिन अभी आप इनके रिटर्न सॉल्यूशन वहां से एक्सेस कर सकते हैं। स्कोर अप प्लस ऐप पे जाएंगे, हमारा जो बैच चल रहा है जे एक्सप्रेस बैच, उसमें एनरोल करेंगे, उसमें एक सीरीज आपको दिख जाएगी जो कि ये सीरीज है, वहां से आप इसके पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैंने बोला था फिर से आया, 2021 सितंबर में ही आया। अ बॉडी ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h रीचेस द ग्राउंड विद अ स्पीड 0.8 रूट gh। अब आप सोचिए, नॉर्मली बॉडी की हाइट स्पीड क्या होती है जब वो ग्राउंड पे पहुंचती है, √2 gh। मतलब कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बीच में कहीं लॉस हो गया है। वो लॉस किस में, उसने बताया फ्रिक्शन में। आपको पता है भाई, अगर मुझे सारी चीजों को रिलेट करना है तो एक ही फॉर्मूला है, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। आराम से इसको बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या आप इसको रिलेट कर पाते हैं, और बाद में सोल्यूशन देख के देखिएगा क्या आप मिस्टेक कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2021 का है, जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। टू पर्सन ए एंड बी परफॉर्म सेम अमाउंट ऑफ वर्क, वर्क सेम है, इन मूविंग अ बॉडी थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस डी, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स is acting on angle 45 and 60 degree with the direction of the displacement, the ratio of force applied by A to force applied by B। कितना सिंपल क्वेश्चन है, वर्क का बेसिक फॉर्मूला अगर आपको आता है जो मैंने बताया है, आपसे क्वेश्चन क्रैक होगा। तो मेरे हिसाब से आपको इससे कॉन्फिडेंस भी गेन हो रहा होगा कि हाँ, सिर्फ अगर हमें अच्छे से फॉर्मूले आए, हम उन्हें अप्लाई करना जानते हो, तो हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। Two solids A and B of mass 1 and 2 kg respectively are moving with equal linear momentum. Ratio of kinetic energies मुझे पता है आप कर लेंगे, ये वो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट से है, ठीक है ना, मिसलेनियस कॉन्सेप्ट से है। देखिए फेब का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी दिया है और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो आपको पता है F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर यहाँ पे यूज होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसको बना पाते हैं। सॉल्यूशन देखने से पहले सारे आंसर्स को आपको लिखना है कमेंट में, फिर सॉल्यूशन जाके देखना है, वो आपको पीडीएफ जो नोट्स होंगे उसमें मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अ कांस्टेंट पावर इज डिलीवर्ड बाय द मशीन हैज, तो पावर का क्वेश्चन है। मैं आपको ज्यादा इसमें हिंट नहीं दूंगा, मैं चाहूंगा आप बनाए जिन फॉर्मूलों को मैंने बताया है और कोशिश करें, एंड देन हम आपको इसके सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है फिर से, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर का। तो देखिए जो टाइप मैंने बताया, मैंने सिर्फ आपको 2021 के क्वेश्चन दिखाए हैं, एंड आपको सारे टाइप यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। हमारे पास क्या आपको देने के लिए एक दो क्वेश्चन और है, मैं देखता हूं, एक मिनट रुक जाइए हमारे पास जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि भाई आगे हमें क्या करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अच्छे से, अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, इन टाइप्स को बार बार प्रैक्टिस करना है। रिसोर्सेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज के लिए आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं, टेस्ट प्लस के ऐप पे। जी हाँ, एक और हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया टेस्ट प्लस, जहां पे आप और भी पीवाईक्यूज जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, इन टाइप्स के, इन चैप्टर्स के, डिफिकल्टी वाइज इजी मीडियम डिफिकल्ट में आप उनको फिल्टर कर सकते हैं और इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट आपको और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ऑल्सो इस सेशन के बाद मुझे बताइएगा कि और कौन से चैप्टर में जल्दी डाल दूं, सो दैट इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करके काफी अच्छे से, सही तरीके से आपको कंटेंट दे दूंगा। ऑडियो का हो सकता है थोड़ा इशू हो, बिकॉज माय मेन माइक इज नॉट विद मी फॉर नाउ, तो फिर वो भी मैं बहुत जल्दी सॉर्ट कर दूंगा।
ऑल्सो इस पर्टिकुलर वीडियो की जो पीडीएफ है सारे फॉर्मूलों की एवरीथिंग आपको स्कोर प्लस की ऐप में मिल जाएगी, जहां पे आप जेई प्लस में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जेई प्लस एक्सप्रेस एक बैच होगा हमारा, उसको एनरोल कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ऑल्सो इसके नोट्स एक्सेस करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे इसको एक्सेस करना काफी ज्यादा ईजी होता है। तो वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हमने गूगल शीट दे रखी है, जहां पे हर लेक्चर के अगेंस्ट हमने आपको नोट्स का लिंक दे रखा है, आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, टिल डे टेक केयर, दिस इज साइनिंग ऑफ योर फिजिक्स एडुकेटर, एंड ऑल्सो लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर।